नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि वित्तीय वर्ष नया चालू हो चुका है। साथ ही साथ पिछले वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट्स भी आ चुकी है। तो आज हम अपने शहर के जाने माने वित्त विशेषज्ञ और कर सलाहकार श्री पीयूष कपूर जी से कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जिनसे कि हमको पता चल सके कि किस तरह से हम आईटीआर को अच्छी तरह से फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस आईटीआर को भरने के साथ ही साथ हम अपने टैक्स में क्या क्या ऐसी चीजों का समावेश कर सकते हैं कि हमको टैक्स कम लगे, जो हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ ही साथ कोई ऐसी गलती ना हो कि कभी हमको इनकम टैक्स की तरफ से कोई सम्मान या नोटिस आए। तो पीयूष कपूर जी, आज की वार्तालाप में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए प्लीज बताइए कि इस साल के आईटीआर भरने के लिए डेट्स किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई है। सुरेश, जनरली तो क्या होता है, जो नॉन बिजनेस रहते हैं, बिजनेस नॉन बिजनेस मतलब नॉन ऑडिटेड बिजनेस रहते हैं और जो सैलरी क्लास रहते हैं, उनके लिए लास्ट डेट फाइलिंग की 31 जुलाई होती है। लेकिन ड्यू टू क्योंकि अभी फॉर्म्स अपलोड नहीं हुए हैं और स्टार्टिंग नहीं की है डिपार्टमेंट ने, अभी प्रेजेंट में केवल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही चालू किया है, तो डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी करके डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई से बढ़ा के 15 सितंबर कर दी है। ये तो सर बहुत अच्छा है, बट सर प्लीज हमारे दर्शकों की जानकारी बताएं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल? आईटीआर 1 जो है नॉर्मली सैलरी क्लास के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सैलरी है, पेंशन है और अदर सोर्स इनकम है, उनको आईटीआर 1 सहज भरना है। और आईटीआर 4 जो है उनके लिए होता है जिनकी इनकम जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आती है, जो नॉन ऑडिटेड केस है, जिनकी ऑडिट नहीं होती है, उनके लिए आईटीआर 4 यूज की जाती है। तो अभी इन्हीं के लिए रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हुई है। आईटीआर 2, 3, 5, 6 अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। ये तो जानकारी आप सभी को क्लियर हो गई कि ऐसे सभी लोग जो कि नॉन ऑडिटेड में आते हैं, उनके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरने के लिए चालू हो चुका है और बाकी लोगों के लिए जल्दी ही चालू होने वाला है। चालू। सर, सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में रहना है, क्वेश्चन बना रहता है कि हमको टैक्स बचत किस तरह से करना चाहिए कि हमसे गलतियां ना हो कि हम टैक्स इवेशन में फंस जाएं टैक्स बचत करते करते। ध्रुवेश, ये एक बहुत ही आज के समय में तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि टैक्स इवेशन और टैक्स प्लानिंग में डिफरेंस करना जरूरी है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि रिटर्न्स फाइल करते समय नॉर्मली एसएससी को लगता है कि हमें रिफंड मिल जाए, तो जो रिफंड मिल जाए वाली कहानी होती थी, उसमें क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल कुछ भी भर दी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते थे। अभी लेकिन डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि टैक्स इवेशन नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट के पास हर इंफॉर्मेशन है। आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग करते समय हर चीज के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप एलआईसी भी भर रहे हैं, एलआईसी की प्रीमियम की छूट भी ले रहे हैं, तो आपको एलआईसी का डिटेल भरना है कि किस प्रीमियम पे की पॉलिसी है, कितने मतलब कौन सी पॉलिसी नंबर है और कितना उस पर प्रीमियम साल भर में पेड किया है और किस किस तारीख को किया है। अच्छा, तो ये चीज करनी है, तो इसलिए टैक्स इवेशन साइड नहीं जाना है। ऐसी चीजें जो विदाउट डॉक्यूमेंट्री होती हैं वो सब टैक्स इवेशन है। टैक्स प्लानिंग करिए। आप गांव में बहुत सारे ऐसे लूप्स होते हैं जिसमें आप प्लानिंग करके टैक्स अपना बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको अगर नॉर्मल कोर्स में देखा जाए, अगर आप एफडीआर साइड जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है जो शुरू से पूरी टैक्सेबल हो जाती है। आप उसकी जगह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको 1.25 लाख की छूट देती गवर्नमेंट ने। ये सब टैक्स प्लान है, ये कहलाती है। और आपने वो काम भी किया, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी करेगी और आपको प्रमोट भी करती है कि आप ऐसा काम करिए। लेकिन है ना, तो इसलिए रिटर्न फाइलिंग करते समय सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपने कंसल्टेंट को देने हैं, ताकि वो सही ढंग से आपके रिटर्न भर सके और आप किसी भी तरह के नोटिस से बच सके। ये तो जानकारी बहुत अच्छी रही कि हमको कभी भी टैक्स इवेशन नहीं करना है। टैक्स बचाने के बहुत सारे क्लॉज और सबसेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत हम लोग छूट ले सकते हैं, बट हम कोई भी ऐसी छूट ना लें जो कि इनकम टैक्स की तरफ से परमिशेबल नहीं। तो टैक्स इवेशन से जरूर बचना है। सर, अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में है, न्यू टैक्स रिजिम में रहें या ओल्ड टैक्स रिजिम में रहें, इसके बारे में बताएं। ध्रुवेश, इसमें एक चीज देखना है, ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है। ऐसी रिजिम थी जिसमें बहुत सारे आपको डिडक्शंस मिलते थे। जी, ठीक है ना। सैलरी वालों को एचआरए की छूट मिल जाती थी, अदर अलाउंसेस की छूट मिल जाती थी, होम लोन की छूट मिल जाती थी, एटीसी में छूट मिल जाती थी, एटीडी में छूट मिल जाती थी, है ना। लेकिन जो न्यू रिजिम आई है उसमें सभी तरह की छूट खत्म कर दी। जी। तो जब सभी तरह की छूट खत्म कर दी तो फिर फर्क क्या है, मतलब फिर तो न्यू रिजिम लॉस वाली होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 7 लाख रुपए तक की छूट है उसमें। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कोई छूट भी नहीं मिलेगी। अच्छा, है ना। और यही चीज ओल्ड रिजिम में अगर हम जाते हैं तो
तो उसमें से लिमिट 5 लाख की है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है डिडक्शन लेस करने के बाद जी जी तो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, मतलब इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 87A होता है, उसके अंतर्गत छूट मिल जाती है। और यदि इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर है तो उसमें स्लैब बहुत हाई है। सर कई लोगों को तो पिछले साल का बजट देखने के बाद ये कंफ्यूजन हो रहा है कि पिछले साल भी 12 लाख रुपए तक नहीं, जो बजट आता है वो हमेशा असेसमेंट ईयर के लिए आता है, मतलब 25-26 के लिए आया था। मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बजट है, जिसका असेसमेंट 26-27 है, उसकी छूट आपको 26-27 में है ना। जो अभी कंडीशन है 24-25 की रिटर्न फाइलिंग वालों के लिए, उनके लिए केवल 7 लाख रुपीज तक की छूट है। 7 लाख रुपए पे अगर इनकम से कम है आपकी तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, अगर उससे ऊपर है तो आपको स्लैब रेट पे चले जाएगा। तो जो 12 लाख की टैक्स छूट है ये अगले वित्तीय वर्ष में जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तब ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये हमारे दर्शकों को भी जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इस साल भी वो प्लानिंग कर लें कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है उसमें भी उनको पूरा का पूरा इनकम टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। ऐसा ना हो कि वो अगले वित्तीय वर्ष में होगा। सर तो फिर एक और जनरल क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि उनको आईटीआर फाइल करना कब कंपलसरी होता है, हाउस वाइफ और अगर हमारी इनकम नहीं है कर के दायरे में तो भी क्या हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? देखो दो चीजें हैं। सेक्शन 139(1) है जो रिटर्न फाइलिंग के लिए बोलता है, उसमें ये बोला जाता है कि यदि आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट जैसे अभी 3 लाख रुपए की है 24-25 में, अगर उससे नीचे तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ क्योंकि हमारे यहाँ के जो इंडिया में जो लॉ है हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि आपने चलिए 3 लाख की इनकम तक टैक्स भरना जरूरी नहीं है, लेकिन आज की डेट में हर चीज की एसएफटी होती है, हर चीज की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स होती है जी। अब इनकम टैक्स को तो नहीं पता है कि आपकी एक्चुअल में इनकम कितनी हो रही है, उनके वहां पे कोई भी रिपोर्टिंग हो रही है तो उसका नोटिस आ जाता है। तो सबसे बढ़िया यही है, अगर आप अपने रिटर्न को चेक करना चाहते हैं कि आपको भरना है कि नहीं भरना है, तो सबसे पहले AIS और TIS होता है, उसको डाउनलोड करवा दीजिए। यदि उसमें आपसे रिलेटेड कोई भी इनकम रिपोर्टेड नहीं है तो आप फिर उसको फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैसे भी थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे इनकम है तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है भरने, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं तो आपको नोटिस जनरेट नहीं है। लेकिन यदि उसमें कुछ भी इनकम आ रही है, सपोज सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, FDR का इंटरेस्ट आ रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, तो सजेस्टेबल है, इट इज सजेस्टेबल कि आपने रिटर्न फाइल कर दी, इट इज नॉट अ कंपल्सरी, है ना। इससे ये हो जाता है कि डिपार्टमेंट का रिटर्न क्रॉस हो जाता है कि हाँ इन्होंने रिटर्न भर दी, वो आपको नोटिस नहीं आएगा। अदरवाइज इंक्वायरी होती है जी जी, और अगर आप इंक्वायरी से बचना चाहते हैं तो फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ऐसे लोग जिनके पास अगर रिपोर्टेड इनकम नहीं है और 3 लाख से कम इनकम है तो उनको कंपल्शन नहीं है, बट अगर इससे ऊपर है तो उनको आईटीआर जरूर 3 लाख से ऊपर है, अगर लेस डिडक्शन लेस होने के बाद भी 3 लाख के नीचे है तो भी भरना जरूरी है। 3 लाख रुपीस की थ्रेशोल्ड लिमिट है, विदाउट डिडक्शन क्या आपको लेनी है उसको। और अगर आपका 3 लाख रुपीस तक की इनकम, 3 लाख से इनकम जैसे आपकी इनकम 4 लाख की है जी जी, ठीक है, तो आप अपनी रिटर्न जरूर फाइल करिए, भले आपको डिडक्शन के बाद 3 लाख रुपीस आ रही है। बट एक सर फायदा भी मिल जाता है लोगों को, अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन लेना उनको आसान रहता है और आपकी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आईटीआर क्रेडिबिलिटी का अगर कुछ टीडीएस कटा होता है तो वो भी रिफंड हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों के पुराने टीडीएस कटे हैं इसी चक्कर में कि हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, हमने रिटर्न नहीं भरी, अब रिफंड नहीं हो सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया 31 दिसंबर लास्ट डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न जी जी, मतलब अगर बिलेटेड रिटर्न के साथ उस तक अगर आप फाइल करोगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। यदि उसके बाद आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, आपको टैक्स पे ही करना पड़ेगा, तभी आपकी वो रिटर्न फाइल होगी। तो सर एक अगला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है, सर बहुत सारे हम लोग सुनते तो हैं कि एग्जम्पशन मिल जाते हैं उनको इनकम पे, बट कुछ डिडक्शंस भी हैं, तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है डिडक्शन और एग्जम्पशन, तो इसके ऊपर प्रकाश डालें। देखो ध्रुवेश, क्या होता है एग्जम्पशन जो होता है, इट इज आपको सेक्शन 10 बोलता है इनकम टैक्स का कि आपको कई कुछ ट्रांजैक्शन है जिसपे एग्जम्पशन है जी जी, तो वो इनकम में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो केवल इन्फॉर्मेटिव होता है। तो सेक्शन 10 का एक कॉलम दिया रहता है आईटीआर में, उसमें से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो ना जुड़ता है ना वो घटता है। ओके, और जो डिडक्शन होता है वो पहले जुड़ता है फिर घटता है। अच्छा, जैसे आप एचआरए की छूट लेते हैं, इट्स अ डिडक्शन। ओके, तो एचआरए की इनकम आपकी सैलरी में जुड़ी है, फिर उसके आपको नीचे छूट मिलती है जी जी। आप ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की छूट लेते हैं, वो इनकम में पहले जुड़ता है फिर घटता है। ओके, तो डिडक्शन और एग्जम्पशन में ये अंतर है, एग्जम्पशन जो होता है केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में रिटर्न में फाइल होता है जी जी, ठीक है, वो इनकम में नहीं जोड़ा जाता, ना ही घटाया जाता। और क्या कहते हैं, आपका जो डिडक्शन होता है वो इनकम में पहले जोड़ता है फिर उसको लेस करते हैं।
ओके, ये तो रही पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। सर अब इस साल के लिए बड़ा लैंडमार्क वाला बजट आया है जिसमें लोगों को बहुत सारी कर में छूट दी गई, न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम भी टैक्स फ्री कर दी। तो क्या अगले साल के लिए अपन ये मान सकते हैं कि सभी लोगों को इनकम टैक्स में काफी अच्छा फायदा होगा? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बताया गया कि अगर आप 24 लाख रुपए तक से ऊपर की इनकम करें तो हर व्यक्ति को लगभग 1.5 लाख रुपए का टैक्स पे छूट मिल रहा है। क्या है अभी जो मतलब रियली मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने इतना लीनियंट बजट दिया है कि मतलब मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल समझो खजाने खोल दिए है ना। फर्स्ट थिंग तो आप समझिए, अभी आप जैसे बोल रहे हैं 7 लाख तक की रिटर्न तक की छूट है, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर पे टैक्स लगेगा। अब आप ये सोचिए कि हमारे देश में 7 से 12 लाख के बीच भी बहुत सारे लोग होंगे जी, वो भी बाहर हो जाएंगे। अभी तक तो 7 लाख की इनकम वाले बाहर थे जी, अब 7 से 12 वाले भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहली चीज। दूसरी, पेंशनर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जी जी, जिनके हाई पेंशन उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पेंशनर है उनकी इनकम जो है 12 लाख से नीचे जाती है, हाँ। तो वो सब टैक्स फ्री हो जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी चीज और है कि जो टैक्स स्लैब इन्होंने चेंज कर दिया है जी जी, है ना। जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए उसके कारण से भी बहुत फर्क हुआ। अभी जो टैक्स स्लैब था उसमें था कि आपका 15 लाख से ऊपर में आप 30% स्लैब पे चले जाते हैं जी जी, लेकिन आगे जाके अभी जो नया बजट आया उसमें 20 लाख से ऊपर में आप 30% स्लैब पे जा रहे हो। तो जो टैक्स स्लैब चेंज हो गया उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो आपका 24.75 का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। इसमें करीब करीब आपको जो जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर जा रही है वो टैक्स स्लैब के साथ जब रिटर्न फाइल करना चालू करेंगे तो उनको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की टैक्स में छूट मिलेगी। सर अगला जो जानकारी मैं दर्शकों को पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको गिफ्ट में कई बार पैसे मिलते हैं, तो गिफ्ट कब उनके पास कितनी टैक्स लायबिलिटी देता है या वो टैक्स फ्री रहता है, इसके बारे में बताएं। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले तो गिफ्ट जो है सिर्फ रिलेटिव से ही लेना चाहिए। अगर आप रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं जी, तो आपके पास इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे गिफ्ट ले लीजिए। इंडिया में गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। बट यदि आपको जो गिफ्ट है किसी नॉन रिलेटिव से मिल रहा है जी, तो उसमें लिमिट उन्होंने कर दी है 50,000 रुपीज। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इस गिफ्ट में के साथ साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं, एक चीज को ध्यान रखिएगा जी। जो नॉन रिलेटिव है उनसे मिला, अगर 50,000 तक के से कम है तो कोई बात नहीं, 50,000 से ज्यादा तो टैक्स फ्री है। इसके अलावा यदि हस्बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। अच्छा, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है जी, तो एज पर लॉ तो वो गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो गिफ्ट को वाइफ कहीं इन्वेस्टमेंट करती है जी, तो उससे जो इनकम होती है वो एक्चुअली में हस्बैंड की इनकम होती है। अच्छा, ये पेंशनर्स जो रिटायर होते हैं ये नॉर्मल कोर्स में क्या करते हैं, अपने वाइफ को नाम पे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जी जी, और बोलते हैं कि नहीं उनके नाम पे इनकम टैक्स फाइल होती है। हाँ। लेकिन एज पर लॉ ये गलत। अच्छा, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फादर इन लॉ अपनी सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट नहीं कर सकता, मतलब ससुर अपनी बहू को गिफ्ट नहीं कर सकता। ये चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लॉ को आपको टैक्स प्लानिंग करनी है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, टैक्स प्लानिंग प्रॉपर्ली करें। अगर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी इनकम उनके पास आएगी, और अगर उन्होंने वो आईटीआर अपनी इनकम में नहीं दिखाते तो ये टैक्स का एक फ्लॉ हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली जिस दिन आपका केस ओपन होगा और एक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन आएगी कि वाइफ के नाम पे इनकम दिखाई गई है जी जी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी इनकम लगेगी। वाइफ का सोर्स ऑफ इनकम आप नहीं बता पाए तो आपकी इनकम में लगेगा सेक्शन 69 के अंतर्गत आपको इसमें हैवी पेनल्टी भी लगेगी। ओके, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी आई है हमारे दर्शकों को, क्योंकि ऐसा तो जनरल प्रैक्टिस में काफी सारे लोग करते हैं। जनरल प्रैक्टिस में यही होता है कि वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और उससे जो इंटरेस्ट होता है रिटर्न होता है वाइफ के नाम पे भरते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं करिए, लेकिन जिनका है तो है, जो चल रहा है तो चल रहा है। सर एक और जो सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में लोगों को बड़ा ही सोचने का प्रश्न है कि इनकम में उन लोगों को अपनी आय में कौन कौन सी इनकम को शामिल करना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं रेंटल इनकम भी आती है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, सैलरी इनकम भी आ रही है और बिजनेस इनकम भी आ रही है, तो इन सारी चीजों को किस तरह से उनको अपनी इनकम टैक्स में फाइल करना चाहिए? देखो, इस चीज को ध्यान रखना है हमें। पहली चीज तो आज के समय में जितनी इनकम है ऑलमोस्ट सब रिपोर्टेड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपके बैंक में कोई ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, जो अदर जो रिपोर्टेड नहीं है, सपोज रेंटल इनकम भी आपने जैसे बताया, है ना, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि आप इन सबको रिपोर्ट करें, क्योंकि इनकम टैक्स के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो दिख रही है हो सकता है उसके ऊपर भी जा रही है जी जी, ये सब एनालिसिस हो रही है।
हमें ऐसा काम ही क्यों करना, और जाहिर बात है अगर हमने इनकम अर्न करी तो टैक्स तो देश के विकास के लिए देना ही चाहिए, बिल्कुल। है ना। अब तो सरकार ने भी वैसे ही इतने इतने कर में छूट दे दिया है कर में छूट दे दी, तो बिल्कुल हमें तो आज के आगे बढ़ चढ़ कर इसमें वो करना चाहिए, हिस्सा लेना टूरिज्म चाहिए। में 24 लाख के बाद ही 30% लग रहा है, तो इसमें तो बहुत ही कम जनता पहुंचेगी जो 24 लाख से ऊपर अर्न कर रही है। सभी को पीयूष जी, आज इन सारी जागरूक बातें बताने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि दर्शक आप लोग अपने जो कर विशेषज्ञ हैं उनके साथ मिलिए और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको बताते हुए अपनी आईटीआर अच्छी तरह से फाइल करिए। धन्यवाद।